भारत की तरफ से अभी किस वजह से साफ ग्रिपेन को एमएमआर से टेंडर से पूरी तरीके से बाहर कर देना चाहिए। चाइना अभी किस वजह से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में सैटेलाइट जैमर्स को लगाने के साथ साथ S-400 सिस्टम को तैनात करने लगा है। भारत के लिए कश्मीर के अलगाववाद नेता दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है। मार्स का एटमॉस्फेयर अभी किस वजह से तेजी के साथ डिफ्यूज होने लगा है। और नेपाल के पीएम केपी ओली और रॉ के चीफ के बीच हुई प्राइवेट मीटिंग के दौरान ऐसी कौन सी बातों को डिस्कस किया जा रहा था कि इस बात को लेकर अभी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली के खिलाफ खड़ा हो गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट साफ ग्रिपेन की तरफ से है और आज हम फिर से साफ ग्रिपेन को लेके कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस वजह से हमको एमएमआर से टेंडर से साफ ग्रिपेन को पूरी तरीके से बाहर कर देना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारी चैनल को देखते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था साफ ग्रिपेन की प्रोडक्शन को लेके अभी कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं और इसकी मेजर वजह यह है कि इसकी मैक्सिमम सब सिस्टम को अभी अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया जाता है। अब ये एक मेजर वजह है जिस वजह से भारत को इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक देश के साथ दूसरे देश का संबंध ठीक नहीं रहता है तो हमारा पूरा का पूरा सप्लाई चेन यहाँ पे बंद हो सकता है। अब एमएमआर से टेंडर में साफ ग्रिपेन को सिलेक्ट ना करने का ये तो टेक्निकल फैक्टर है, लेकिन अभी हम कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो जितना टेक्निकल है उससे ज्यादा ईगो के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि साफ की तरफ से अभी पाकिस्तान को एवक्स को सप्लाई किया जा रहा है और इसी साल के अप्रैल में ही साफ की तरफ से पाकिस्तान को 3 नए साफ एरिया एवक्स को सप्लाई किया गया था। और अभी साफ की तरफ से किए गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक उनको अभी एडिशनल एवक्स के लिए भी ऑर्डर मिल चुकी है, लेकिन वो अपने कस्टमर का नाम यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $165 मिलियन बताया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कितने एवक्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पर संदेह किया जा रहा है कि साफ का जो कस्टमर है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान अभी साफ के एरिया सिस्टम को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान के लिए एक सस्ता और टिकाऊ प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। क्योंकि साफ की एरिया एवक्स की बात करें तो इसका जो AESA रडार ये लगभग 450 किलोमीटर की दूरी से फाइटर साइज एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और डेंस सिचुएशन में भी इसका रेंज 350 किलोमीटर के आसपास होने वाली, जो कि भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नेत्र एवक्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। अब सवाल ये कि अगर साफ की तरफ से हमारे दुश्मन देश को एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम को सप्लाई किया जा रहा है तो क्या हमें उसी के एयरक्राफ्ट को लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी साफ के ग्रिपेन एयरक्राफ्ट को एरिया सिस्टम के साथ ऑपरेट किया गया होगा और जाहिर सी बात है कि जब साफ की एरिया सिस्टम को टेस्ट करने का प्लान किया गया होगा तो इसको सबसे पहले ग्रिपेन के साथ टेस्ट किया गया होगा। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो किसी भी और फाइटर जेट के मुकाबले साफ की एरिया प्लेटफॉर्म ग्रिपेन को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से हमको अभी साफ की किसी भी फाइटर जेट से दूर रहना चाहिए। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो चाइना भारत के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है, लेकिन रिसेंट सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि चाइना अभी तिब्बत और अक्साई चीन वाले एरिया में नए नए कंस्ट्रक्शन साइट को बना रही है और यहाँ पर फ्रेश डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि चाइना अभी परमानेंटली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने की कोशिश करने वाला है। क्योंकि कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के मुताबिक चाइना अभी गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में एक मैसिव कंस्ट्रक्शन साइट को बना चुकी है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस 10 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है और ऐसे मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट अभी अक्साई चीन और तिब्बत वाले एरिया में स्पॉट किए गए हैं। आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंस्ट्रक्शन साइट को चाइना अभी सब जीरो टेम्परेचर में ऑपरेट करने लायक बना रहा है और यहाँ पर साल भर ट्रूप्स, टैंक्स और आर्टिलरी गन जैसे सभी तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट को डिप्लॉय करने का प्लानिंग चाइना कर रहा है। इनके साथ चाइना यहाँ पर हॉस्पिटल्स को भी बना रहा है, क्योंकि जंग के बिना भी इस एरिया में चाइनीज सोल्जर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बीमार पड़ने लगे हैं, जिस वजह से अभी भी उनको कैजुअलिटी हो रही है। अभी चाइना अपनी सिंजियान प्रोविंस से होटान को भी कनेक्ट करने के लिए एक रोड को बना रही है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक आने के लिए चाइना को एक और अल्टरनेटिव रूट को दे सकेगा। इसके अलावा अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। अरुणाचल के बॉर्डर के करीब भी लगभग 60 किलोमीटर की स्ट्रेच में पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से सेम तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है और यहाँ पर चाइना जरूर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि इस एरिया में अभी चाइना की तरफ से काउंटर स्पेस जैमर को लगाया गया ताकि सैटेलाइट की मदद से पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए जा रहे कोई भी मूवमेंट को ट्रैक ना किया जा सके। और यहाँ तक कि ये भी सुनने को मिला है कि वो इस एरिया में एरियल थ्रेट से बचने के लिए अपनी S-400 सिस्टम को भी डिप्लॉय कर चुके हैं।
अब अरुणाचल के साइड में सीधे तौर पर अभी तक कोई भी तनाव वाली सिचुएशन सामने नहीं आया है, तो ऐसे में चाइना अभी किस वजह से यहाँ पर S-400 सिस्टम को तैनात कर रहा है, इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो एक खबर झूठी हो सकती है, या फिर अरुणाचल के साइड में चाइना की तरफ से किसी सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तान की तरफ से एक नहीं बल्कि कई अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को मार के गिराया गया है। इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट के मुताबिक इस क्वाडकॉप्टर को जम्मू एंड कश्मीर की केरन सेक्टर में LOC के करीब उड़ते हुए पाया गया था, जो कि एक चाइनीज मेड DJI Maverick 2 ड्रोन था, जिसको इंडियन आर्मी ने अपने राइफल से फायर करके गिरा दिया था। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि इसमें गोली लगने की एंट्री और एग्जिट होल क्लियरली नजर आ रहे हैं। आमतौर पर ऐसे ड्रोन को पाकिस्तान की तरफ से सर्वेलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इससे थोड़े हेवी टाइप के जो चाइनीज मेड एग्रीकल्चरल ड्रोन होते हैं उनको हथियारों को इस तरफ वाले आतंकवादियों को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिसेंट स्टेटमेंट के ऊपर अगर गौर किया जाए तो इसमें इमरान खान भारत की ताकत को देखते हुए काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक भारत की लॉबी अभी काफी ताकतवर बन चुकी, क्योंकि अभी भारत को लगभग सभी मेजर पावर, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट भी सपोर्ट करने लगा है और अभी हर फ्रंट में भारत की लॉबी की वजह से पाकिस्तान को सफर करना पड़ रहा है। और ऐसे में भारत अभी पाकिस्तान को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमरान खान के मुताबिक जब तक वो सत्ता में है तब तक वो पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे और भारत की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अपने रिसेंट इंटरव्यू के दौरान मीडिया को बताया है कि FATF की इस मीटिंग के दौरान भारत को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि भारत इस बार भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है और पाकिस्तान अभी फिर से ग्रे लिस्ट में रहने वाला है, जो कि अपने कुरैशी साहब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। साथ ही कुरैशी साहब के मुताबिक पाकिस्तान के PM इमरान खान ने खुद अभी कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए भारत के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था, जिसको भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। और कुरैशी साहब का कहना है कि उनको नहीं लगता कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अभी भी सही एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है और कश्मीर में जो ह्यूमन लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है, इस हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत संभव नहीं है। अब यहाँ पर ये कौन सी लॉकडाउन की बात कर रहे थे ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन यहाँ पर कुरैशी साहब ने ये जो कहा है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत करने के लिए सही एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्योंकि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करने के लिए राजी हो जाते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में जब बातचीत शुरू किया जाएगा तो फॉर्मेलिटी के लिहाज से इमरान खान बोलेंगे कि मोदी जी भारत में क्या चल रहा है, तो मोदी जी बोलेंगे कि इमरान भाई भारत में तो DRDO की मिसाइल टेस्टिंग चल रही है, तुम बताओ पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो फिर इमरान खान बोलेंगे अगला अपडेट जम्मू एंड कश्मीर को लेके है। आप सबको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मर CM महबूबान मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो तब तक जम्मू एंड कश्मीर में ट्राई कलर को नहीं लहराएंगे जब तक जम्मू एंड कश्मीर में प्रीवियस फ्लैग को रिस्टोर नहीं किया जाता है। अब इसी बात को लेके महबूबान मुफ्ती को काफी सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी की तरफ से इस बात को लेके महबूबान मुफ्ती के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है कि ऐसे लोग हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि एक तो इन लोगों को भारत माता की जय बोलने से प्रॉब्लम है, आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए चाइना से मदद लेने की बात कर रहे हैं और अभी ये लोग ट्राई कलर को भी अपनाने से इनकार करने लगे हैं, जिसका मतलब साफ है कि ये भारत को या फिर भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हैं, इसका मतलब सिर्फ कश्मीर होता है जो कि भारत से अलग होता है। अब इस बार सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी महबूबान मुफ्ती को काउंटर किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर की कांग्रेस की तरफ से महबूबान मुफ्ती की स्टेटमेंट को प्रोवोकेटिव और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा गया है। इस बात पर रिएक्ट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक पर्सन रविंदर शर्मा ने बताया कि ऐसे स्टेटमेंट लोगों के सेंटीमेंट को सीधे तौर पर ठेस पहुंचाती है और इसी वजह से ऐसे स्टेटमेंट ना तो बर्दाश्त किया जा सकता है और ना ही इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो की मार्स ऑर्बिटर मिशन की प्रोब से लिए गए डाटा के मुताबिक मार्स अभी अपनी एटमॉस्फेयर को काफी तेजी से लूज कर रही है। अब सभी को पता होगा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन को इसरो की तरफ से 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था
और इसे सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को प्लेस किया गया था। हालांकि पूरा मिशन 6 महीने के लिए प्लान किया गया था, यानी कि 6 महीने के बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन का फ्यूल खत्म होने वाला था और ये काम करना बंद करने वाला था। लेकिन अभी भी मार्स ऑर्बिटर मिशन लाइव है, जो कि वहां से अभी भी डाटा को भेज रही है, यानी कि जिसको 6 महीने के लिए इसरो ने डिजाइन किया था वो 7 साल के बाद भी पूरी तरीके से काम कर रहा है। अब हाल ही में इसरो की तरफ से अपने वेबसाइट पर मार्स को लेके कुछ डाटा को पब्लिश किया गया था और इस डाटा को 2018 में मार्स ऑर्बिटर मिशन से लिए गए कुछ इमेजेस को स्टडी करने के बाद पता लगाया गया था। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा से ज्यादा 220 किलोमीटर तक सेफ है, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई गैस जाता है तो मार्स का ग्रेविटी उसको खींचकर अपने साथ नहीं रख सकता है। और वैसे भी मार्स धरती के मुकाबले काफी छोटा है और इसका ग्रेविटी भी हमारे मुकाबले काफी कमजोर है। इसी वजह से ये तेजी से अपने एटमॉस्फेयर को लूज कर रही है। इस बात का पता तब लगा जब 2018 की जून में मार्स में ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म सामने आया और ये जुलाई के महीने तक अपने पीक पर पहुंच चुका था, जिस वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर एक्सपैंड होने लगा और ये मार्स की 120 एल्टीट्यूड यानी कि 220 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई में जाने लगा था, जहां से मार्स के एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस में इजीली डिफ्यूज होने लगा था। इस दौरान मार्स ऑर्बिटर मिशन भी मार्स की थर्मोस्फीयर को अच्छे तरीके से स्टडी कर चुकी है और इसरो के मुताबिक मार्स के एटमॉस्फेयर का जो सेफ जोन है यानी कि न्यूट्रल डेंसिटीज है वो 100 से 200 किलोमीटर के बीच आती है। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है। इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के टैंक आमने सामने मौजूद है। सबसे पहले जब भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तरफ से 29 और 30 अगस्त को पांगोंग की साउथ बैंक में चुसूल सेक्टर में स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर अपना कब्जा किया गया, तो उसके दूसरे दिन ही इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी T-72 टैंक्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया था और इंडियन आर्मी की कुछ टैंक्स को सीधे उन स्ट्रेटेजिक हाइट पर भी डिप्लॉय किए गए थे। इसके बाद चाइना की तरफ से भी अपने टैंक्स को पांगोंग की साउथ बैंक में डिप्लॉय करना शुरू किया गया और उस वक्त भारत और चाइना के टैंक्स आपस में बस 400 मीटर के डिस्टेंस में मौजूद थे और आज भी ये टैंक्स आपस में 400 मीटर के डिस्टेंस में मौजूद है, लेकिन इनके बैरल एक दूसरे की तरफ फेस करके नहीं है। और ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जहां पर किसी दो देशों की तरफ से इतने तनाव वाले सिचुएशन में 16,000 फीट की ऊंचाई में टैंक्स को आमने सामने डिप्लॉय किया गया है, जहां पर ये एक दूसरे से बस 400 मीटर की दूरी में मौजूद है, लेकिन टैंक्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके रखे गए हैं। अगला अपडेट भारत और नेपाल की तरफ से है। आप सबको ये बात पता होगा, जब से लिपुलेख इलाके को लेके नेपाल की तरफ से एक नया मैप को इशू किया गया था, तब से भारत और नेपाल के रिलेशन काफी हद तक खराब हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद केपी ओली भी कई बार एंटी इंडिया स्टेटमेंट पास कर चुके हैं और इसी वजह से भारत और नेपाल के बीच जो रिलेशन था वो काफी हद तक खराब हो गया था। इसी दौरान भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारावने भी नेपाल की गश्त पर जाने वाले हैं और इसी दौरान उम्मीद किया जा रहा था कि उनके इस विजिट के दौरान भारत और नेपाल के बीच बिगड़ती हुई रिलेशन में थोड़ा सुधार लाया जा सकेगा। साथ ही इसी दौरान भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारावने को भी नेपाल की तरफ से उनकी आर्मी में ऑनररी जनरल रैंक को ऑफर किया जाएगा। अब इस बात से थोड़ा उम्मीद था कि बिगड़ती हुई संबंध अभी वापस ट्रैक में आने वाली है, लेकिन केपी ओली अभी फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। रिसेंटली केपी ओली और भारत के रॉ चीफ समंत कुमार जी के बीच वेडनेसडे को एक मीटिंग अरेंज किया गया था, जो कि केपी ओली के ऑफिशियल रेजिडेंट में अरेंज किया गया था। लेकिन इस मीटिंग के दौरान केपी ओली ने किसी भी ऑफिशियल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था और ना ही किसी को इन्फॉर्म किया था। इस बात को लेकर अभी नेपाल की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी भी उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाने लगी है कि अभी नेपाल की डिप्लोमेटिक रूल का वायलेशन होने के साथ साथ नेपाल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। अब केपी ओली यहाँ पर रॉ चीफ के साथ क्या डिस्कस कर रहे थे और किस वजह से इस मीटिंग को अरेंज किया गया था, इस बात के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जो कि शायद आगे चल के पता लगने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।